हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या आप सभी बच्चों के पास मेरा आवाज क्लियर जा रहा है और वीडियो स्पष्ट है कि नहीं। एक बार फटाफट से क्लियर करके बता दीजिए ताकि आज का महत्वपूर्ण क्लास शुरू किया जाए। उससे पहले सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम के कर रहे होंगे, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं तो ये क्लास करके जाइएगा। अगर आपका फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर 2026 में होने वाला है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट करता है। तो सभी बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और बाबू, अगर आप अपना फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अभी और आज इस चैनल को क्या करिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में क्लास 12 की तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे कर लीजिए और अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। फटाफट से इतना काम कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका अच्छा नंबर आए तो इतना काम जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आज ही जुड़ जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और इस वीडियो को लाइक करना है सिर्फ मेरे लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन होना है, क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास का। यहाँ पे नंबर क्या है, 9135742024, ठीक है। आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और कहिए कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो आपके पास लिंक जाएगा और क्या होगा, आप उसको दबा के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि रोज सुबह में आपका सब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो। आपका रोज सुबह फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। तो आप लोग रोज सुबह आइए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। और सब्जेक्टिव ही बनाना रहता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और ऑब्जेक्टिव तो है ही जो शाम को इसका तैयारी चलता है। तो आप लोग रोज सुबह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जरूर आइएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं बाबू कि पहला ही नंबर क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है बाबू बोर्ड द्वारा, है ना। बोर्ड द्वारा ये कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो बाबू बार बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्रांति कोण को परिभाषित करे और इसकी शर्तों को लिखे, ठीक है। यही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम कितना बार यहां पे रिपीट किया गया है कि क्रांति कोण को परिभाषित करे तथा शर्तों को लिखे। तो सबसे पहली बात हम डेफिनेशन अपना लैंग्वेज में बता देते हैं कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। फिर हम सघन माध्यम का मान बढ़ाते हैं तो विरल माध्यम में अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है किरणें, ठीक है। यानी जैसे ही हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है, और आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। चाहे तो आप जितना हमने बताया उतना लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है, और आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसी को हम लोग क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। तो यहां तक आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उससे पहले हम आपको यहां पे कुछ डायग्राम के माध्यम से बच्चों समझाना चाहते हैं कि आखिर क्रांति कोण आखिर होता क्या है। चलिए यहां पे आप लोग समझने की बच्चों कोशिश करिएगा कि क्रांति कोण आखिर है क्या। तो मान लेते हैं कि क्या है, कोई माध्यम है जो यहां पे क्या कर रहा है कि दो माध्यमों को ये अलग कर रहा है। मान लेते हैं क्या है, ए है और बी है। ऊपर का माध्यम समझ लीजिए बाबू विरल माध्यम है। विरल का मतलब समझते हैं बाबू, विरल माध्यम वे माध्यम होती है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, बहुत ही तेज होता है, जैसे वायु या निर्वात। सघन माध्यम, नीचे का माध्यम हमने क्या माना, सघन माध्यम। सघन माध्यम वे माध्यम होती है जिसमें प्रकाश की चाल स्लो होती है, जैसे कांच हो गया, वाटर हो गया, इनमें प्रकाश की चाल क्या होता है, स्लो होता है, उसी को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। तो अब यहां पे समझिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से कहां जा रहा है, विरल माध्यम में, तो बाबू जिस पे पड़ता है उस पे क्या खींचा जाता है, एक बार बताइए। जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है जिस बिंदु पे, उस पे बाबू एक अभिलंब खींचा जाता है। सबसे पहले हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया।
बाबू एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। जब बाबू याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या हो रहा है, ये बाबू क्या है, आपतन कोण है ना, यहाँ पे आपतित किरण है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जिस बिंदु पे पड़ता है उस पे हमने अभिलंब खींच दिया, तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, तो आपको पता है कि अभिलंब से दूर हटती है। इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, ये प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट गई। फिर हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान बढ़ाया। ठीक है, यहां पे जो आपतन कोण है बाबू, इस आपतन कोण का हमने मान बढ़ाया तो क्या हुआ बाबू, अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ा। मान लीजिए कि इस आपतन कोण का हमने क्या किया बच्चों, मान बढ़ाया, तो बाबू हमारा क्या हुआ, अपवर्तन कोण का भी मान क्या हुआ, बढ़ गया। यानी अपवर्तन कोण का मान क्या हुआ बच्चों, बढ़ गया। यहां पे देख लीजिए, आपतन कोण का हमने मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ा। अब आपतन कोण का वह मान, अब देखिए यहां पे जैसे आए आपतन कोण का वह मान, यहां पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, अब देखिए अब ये अपवर्तन कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये अपवर्तन कोण क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री बन जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, अभिलंब से 90 डिग्री बना लिया, यानी आपतन कोण का वह मान, अब ये क्या है, आपतन कोण है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। ये तो हमारी आपतित किरण थी, लेकिन आपतन कोण का ये वह मान हो गया जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो गया, अभिलंब से 90 डिग्री बन गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। और बाबू इसका नाम क्या देंगे, क्रांति कोण को आईसी से इसको सूचित किया जाता है। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। तो यहां पे आपको पूरा का पूरा बच्चे समझ में आ गया होगा। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो बाबू जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो बाबू मान लेते हैं ये कोण आई है, तो ये क्या होगा, कोण आर होगा। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से दूर हटी। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है कि तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पे अपवर्तन कोण का मान बढ़ा। जैसे ही हमने आपतन कोण का यहां देखिए मान बढ़ाया तो देखिए अपवर्तन कोण का भी क्या हुआ, मान बढ़ा। ठीक है, तो अब सघन माध्यम में आपतन कोण के लिए वह मान, तब सघन माध्यम में आपतन कोण के लिए वह मान जिसके लिए देखिए अब अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण के नाम से जानते हैं, जो कि आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा। स्पष्ट हो गया बच्चों कि आपतन कोण का वह मान, यानी सघन माध्यम के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। यानी इसे आईसी से भी सूचित किया जाता है, यह भी याद रखना है। और शर्त का पूछेगा तो शर्त याद रखिएगा कि क्रांति कोण के लिए प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाना है। जैसे अगर आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाइएगा प्रकाश की किरण को तो अभिलंब के तरफ झुकेगा, तो बाबू क्या होगा, क्रांति कोण नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबू शर्त क्या है कि प्रकाश किरण को सघन से विरल में ले जाना है। तो ये क्या है बाबू, इसका एक शर्त है जिसे आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर में इतना लिख दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर कम से कम इंग्लिश में लिख के लाइए ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और आप समझाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो इंग्लिश में भी लैंग्वेज रहेगा आपका तो अच्छा रहेगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जितने भी हैं ये फटाफट से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 12, 16, 24, यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चे, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे ही पूछेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसकी शर्तों को बताइए। कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये होता है कि प्रकाश जिस माध्यम में जाएगा ना उसी माध्यम में लौट आएगा, तो उसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यानी सघन में से प्रकाश निकला और बाबू फिर सघन में ही वापस आ गया, तो उसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बाबू, यहां पे माध्यम लेंगे। ठीक है, यहां पे माध्यम लेंगे। सबसे ऊपर हम क्या मानेंगे, विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। और ये नीचे का माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है बच्चों, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये है बाबू प्रकाश की किरण है, ये क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है और जिस बिंदु पे पड़ता है उस पे एक अभिलंब खींचा जाता है, ये आपको पता ही है। तो हमने क्या कर दिया, इस पे एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, इस पे हमने क्या किया बच्चों, एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है
कि जब प्रकाश की किरणें बाबू क्या हुई कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया। मान लीजिए क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हटा, मान लीजिए कि ये क्या हुआ बच्चों, अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है, तो बाबू ये क्या होता है, ये बाबू आपतित किरण होती है। ठीक है, और ये आपतन कोण होता है, और ये बाबू क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो बाबू जब हम आपतन कोण का वह मान हो जाएगा, जैसे आपतन कोण का हम मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। अपवर्तन कोण क्या हो रहा है बच्चे, 90 डिग्री हो रहा है। यह अपवर्तन कोण कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे। फिर अगर हम और आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, समझिए कि फिर अगर हम और आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, इस आपतन कोण का मान हमने क्या किया और बढ़ा दिया, तो अब किरणें क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। अभी तो 90 डिग्री बना दिया, तो अभिलंब से ऐसे दूर हटेगी कि बाबू ये क्या होगा, ध्यान में रखना है, अभिलंब से ऐसे दूर हटेगी कि ये किरणें क्या होगी, फिर पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। क्या होगा बाबू, फिर पुनः ये जो किरणें हैं उसी माध्यम में लौट आएगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ध्यान में रखना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देखिए आप लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि जब यहां पे याद रखना है, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो फिर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। ये किरणें और दूर हटेगी, ये इस अभिलंब से और दूर हटेगी। फिर बाबू आपतन कोण के लिए वह मान होगा कि जब किरणें क्या होंगी कि 90 डिग्री का कोण बना देंगी। फिर हम आपतन कोण का मान और बढ़ा देंगे तो ये किरणें क्या होगी, अब नीचे ही ना आएगी, यानी सघन में गई और बाबू ये किरणें क्या हो गई, सघन में ही वापस आ गई। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पूर्ण मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए। अब देखिए इस आपतन कोण का ये जो मान है ना, इस आई का मान इस आईसी से बड़ा है कि नहीं, क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, तो प्रकाश की जो किरणें होती है पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ये आप लोग बाबू ध्यान में रखिएगा, एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, समझा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसके शर्त की बात करें तो प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, तभी तो प्रकाश किरण अगर सघन से विरल में जाएगा तभी अभिलंब से दूर हटेगा, तभी क्रांति कोण होगा, तभी ये क्या होगी, किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। अब आपतन कोण का जो मान होना चाहिए ना, क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्रांति कोण के लिए क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब क्रांति कोण से मान बढ़ाएंगे आपतन कोण का, तभी तो ये किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट आएंगे। तो दूसरा शर्त क्या होना चाहिए कि आपतन कोण का जो मान होना चाहिए क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक बार यस बोल दीजिए। और रोज सुबह आइए, हम सब्जेक्टिव का क्लास करवाएंगे आपके लिए रोज सुबह, क्योंकि बाबू मात्र 2 महीने बचा हुआ है और इसी 2 महीने में आपको पूरा का पूरा फुल तैयारी करना है। तो प्लीज इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया, याद रखिएगा ना। चलिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आगे का क्लास हम लोग करें। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करें। ठीक है, ये भी हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि पोलरोइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। सबसे पहले बाबू पोलरोइड क्या होता है, तो पोलरोइड एक व्यवस्था होती है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसको ध्रुवित किया जाता है। अब बोलिएगा सर अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश क्या है, ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपका थ्योरी तो हमने किया नहीं है। लेकिन जो भी बच्चा थ्योरी किया होगा वो बता देगा कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वैसे प्रकाश जो मतलब कोई भी प्रकाश होता है वो क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। वो क्या होता है, चारों दिशाओं में कंपन करते हुए चलता है। इस दिशा में भी कंपन करेगा, इस दिशा में भी कंपन करेगा, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, यानी हर दिशाओं में क्या करता है प्यारे बच्चों। मान लेते हैं कि यहां से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश निकलता है ना, ये बाबू चारों दिशाओं में कंपन करते हुए इस प्रकार से चलता है, चारों दिशाओं में कंपन करते हुए इस प्रकार से चलता है। तो अगर हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, पोलरोइड लगा देंगे। अगर हम यहां पे एक पोलरोइड लगा लेते हैं तो पोलरोइड लगाते ही क्या होता है, इससे जो प्रकाश गुजरेगा क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। यानी पोलरोइड क्या करता है कि अध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश करता है। तो देखिएगा कभी कभी कि जो बाबू प्रकाश निकलता है तो उस पे ताकिएगा तो आपकी आंखें जो होंगी चुंधिया जाएंगी। तो बाबू अगर पोलरोइड लगा होगा तो क्या होगा, आपकी आंखें नहीं चुंधियाएंगी। यानी याद रखना है, गाड़ी के बाबू हेड जो होता है ना उसमें भी लगाया जाता है। यानी पोलरोइड क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा क्या किया जाता है
कि बाबू समतल ध्रुवित प्रकाश क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। यानी अध्रुवित प्रकाश को ये क्या करता है, पोलरोइड समतल ध्रुवित करता है, इसी को हम लोग पोलरोइड कहते हैं। अब पोलरोइड का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं बच्चों, तो पोलरोइड का उपयोग चश्मे में होता है। देखिएगा जब भी आप ड्राइवरिंग करेंगे मतलब नाइट में, तो जो आपके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती है किसी भी गाड़ी का, तो क्या होता है कि आपकी आंखें चौंधिया जाती है जब पड़ती है आपके ऊपर। लेकिन वहीं आप अगर आप पोलरोइड का ग्लास लगा के अगर आप चलाएंगे तो आपकी आंखें क्या होगी, नहीं चौंधियाएंगे। क्यों नहीं चौंधियाएंगे, क्योंकि बाबू वो जो प्रकाश होगा अध्रुवित प्रकाश होगा, और आपने पोलरोइड का चश्मा पहना है तो वो क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित होगा। तो यही होता है बाबू, याद रखना है। तो बाबू पोलरोइड का उपयोग चश्मे में होता है, और बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज की खिड़कियों में भी क्या होता है, पोलरोइड का बाबू यहां पे उपयोग होता है। ये भी आप लोग क्लियर याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन याद हो गया, एक बार बोलिए यस सर कि यस सर, ये क्वेश्चन हमको याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाइए बच्चों। सबसे पहले तो ये बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। और बाबू हम यहाँ पे फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का हम सोच रहे हैं कि 2-2 4-4 करके नहीं, एक ही बार मैराथन क्लास लाएं जिसमें पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा बाबू लॉन्ग क्वेश्चन लाए, जो उसी में से क्वेश्चन पूछे। बाबू 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है बाबू, 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें से 3 बनाना रहता है। आइए 5 नंबर का होता है, एक यही पूरा 15 नंबर का हो जाएगा। 6 में से बाबू 3 बनाना रहता है। हमारा टारगेट है कि 6 का 6 आपको पूरा का पूरा यहां पे याद करवा दे, कॉन्सेप्ट सिखा दे, ताकि 3 किसी भी प्रकार से आप बना ले जल्दी से, ठीक है। क्योंकि बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में ही दिक्कत होता है, तो बाबू इसके लिए हम पूरा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। अब बहुत सारे बच्चे ब्रूस्टर का नियम जानते नहीं होंगे। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है बच्चों, आपको पता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, 10 IP होता है बाबू। क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 10 IP होता है। यानी इसका डेफिनेशन की बात करें बच्चों की, इसका डेफिनेशन क्या है, तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, जिसे हम लोग ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। और ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू इक्वल टू 10 IP। याद रखने का तरीका क्या है, तो याद रखिएगा कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, जिसे हम लोग ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ब्रूस्टर का नियम तो हमने बाबू थ्योरी में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। कि बाबू मान लेते हैं कि कोई ये माध्यम है, कोई ये बाबू क्या मान लेते हैं बाबू, माध्यम का मतलब अलग करने वाला बाबू, ये क्या है बाबू, ये को माध्यम को अलग करने वाला हमने लगा दिया है, और ये हमारा नाम क्या है, Y और Z है, ठीक है। यानी याद रखना है कि ये 2 माध्यमों को अलग कर रही है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कोई कांची मान लीजिए कि लगा दिया है, जो 2 माध्यमों को अलग कर रही है, ठीक है, याद रखना है। ऊपर का माध्यम मान लेते हैं बाबू विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा होगी यानी वायु, और नीचे का हमने मान लिया क्या है बच्चों, सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब बाबू ध्रुवित प्रकाश की किरणें आती है, अगर बाबू मान लीजिए कि ध्रुवित प्रकाश की किरणें आएंगी, तो आपको पता है कि ये जो आपतन कोण होगा, तो जब बाबू जिस बिंदु पे पड़ता है उस पे अभिलंब खींचा जाता है, तो ये अभिलंब हमने क्या किया है, खींच दिया है, ठीक है। तो बाबू क्या होगा कि प्रकाश की किरणें क्या होंगी, जब विरल से सघन की तरफ आती है तो अभिलंब की तरफ झुकती हैं, आपको पता है। लेकिन सघन से विरल की तरफ जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो जब प्रकाश की किरणें वो विरल से सघन की तरफ आएगी तो इन किरणों को सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये किरणें क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये क्लियर याद रखिएगा। मान लेते हैं कि ये जो माध्यम को जो अलग कर रहा है पोलरोइड है, जो अध्रुवित प्रकाश को क्या कर रहा है, समतल ध्रुवित कर रहा है। ये ऐसे ही है, ठीक है। इसका कोई भी मतलब उतना खास महत्व नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यानी बाबू एक हमने पोलरोइड लगा रखा है, चाहे कोई भी कांच लगा रखा है, जो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम क्या है, सघन है। विरल माध्यम में जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है, जैसे वायु हो गया, निर्वात हो गया। सघन माध्यम वे होती है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। कांच हो गया और हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो बाबू जब प्रकाश की किरणें आएंगी, जब बाबू यहां पे सघन विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, तो जिस बिंदु पे पड़ती है उस पे अभिलंब खींचा जाता है। तो बाबू जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो ये अभिलंब की तरफ क्या हुई है, ये झुक गई है। तो ये वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको माना गया है IP। तो ये वाला कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण, जिसे हमने क्या मान लिया बच्चों, R मान लिया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पे कोई माध्यम होगा,
है ना। अब मान लीजिए कि कोई पारदर्शी माध्यम नहीं होगा, ठीक है, अब ये पारदर्शी माध्यम है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है, तो अगर ये वाला जो पारदर्शी माध्यम नहीं होता तो क्या होता, प्रकाश आती और बाबू क्या होगी, परिवर्तित हो जाती, जिसे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो आपतन कोण का मान क्या होता है परिवर्तन में बाबू, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब ये आईपी है तो ये भी क्या होगा बच्चों, आईपी होगा। ये भी आपको इतना पता चल गया। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहली बात कि ये क्या है बच्चों, अभिलंब है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। तो बाबू याद रखना है कि एक अभिलंब क्या है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब सीधी रेखा पे इस प्रकार से बना कोण कितने डिग्री का होगा, आपको पता है कि पूरा गोल होगा तो 360, लेकिन एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, इतना आपको पता होगा। तो यहां पे एक बात आप लोग देखिए कि ये सीधी रेखा है, तो यहां से यहां तक का बना हुआ कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसमें कौन कौन से बाबू यहां पे कोण आएंगे, तो ध्यान रखना है, इसमें पहला आएगा कोण आईपी। और देखिएगा बाबू ये जो सीधी रेखा है, अब देखिए इस पे क्या है, ये लंब हुए, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो सीधी रेखा है इस पे ये क्या है, लंब है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो बाबू इसका मान आईपी, इसका मान 90 डिग्री, और इसका मान आपको पता ही है कि इसका मान क्या है, कोण आर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि स्नेल के नियम से, बाबू क्या लिखिएगा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से सबसे पहला काम आपको लिखना है, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से बाबू क्या होता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू या एन इक्वल टू क्या होता है बाबू, याद रखना है साइन आई बटे क्या होता है बच्चों, साइन आर होता है, इतना आपको पता है। ये क्या है बच्चों, स्नेल का नियम है। तो बाबू यहां पे आई का वैल्यू क्या है बाबू, ये साइन आई का वैल्यू यहां पे आईपी दिया हुआ है। आपतन कोण का मान यानी आई का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान में रखना, आई का मान कितना दिया हुआ है, आईपी दिया हुआ है, तो हम आईपी लिख देंगे। और कोण आर का मान क्या है, कोण आर दिया हुआ है, तो हम साइन आई के बदले क्या लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे म्यू इक्वल टू साइन आई के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई पी बटे में क्या होगा, साइन आर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आर, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, साइन आर। लेकिन यहां पे साइन आर का वैल्यू नहीं पता है, तो हम साइन आर का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है, इसमें कौन कौन सा कोण आ रहा है, आईपी, कोण 90 डिग्री और कोण आर मिला के तब 180 डिग्री का हो रहा है। तो हम यहां पे बाबू सिंपल सा ध्यान में रखिएगा, जितने भी सारे बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहां पे हमने क्या लिखा था, म्यू इक्वल टू हमने क्या लिखा था पीछे, साइन आई पी, है ना, साइन आई पी बटे हमने क्या लिखा था बच्चों, साइन आर लिखा था, ठीक है। अब बाबू साइन आर का वैल्यू हमको निकालना है, क्या करना है, साइन आर का वैल्यू निकालना है। क्या करना है बच्चे, साइन आर का वैल्यू निकालेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पे ध्यान दीजिए, कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा, तो इसमें कोण आईपी भी है, अब प्लस यहां पे ये क्या है, ये लंब है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, अब प्लस यहां पे कोण आर होगा, ये मिला के ना 180 डिग्री होगा। तो हम लोग मान निकालेंगे, तो आपको पता है कि कोण आईपी प्लस यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री, है ना, अब प्लस यहां पे क्या होगा, कोण आर मिला के तब जाके ये 180 डिग्री हो रहा है। कैसे, क्योंकि ये लंब है, इसमें क्या हो रहा है, ये कोण आईपी है और ये लंब है, तो 90 डिग्री, और ये कोण आर है तो आर लिख देते हैं, तब मिला के 180 डिग्री हो रहा है। तो बाबू यहां से हमको कोण आर का वैल्यू निकालना है, तभी तो यहां पे रखेंगे ना। तो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं क्या, आईपी, आईपी, है ना। अब 90 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, कोण आईपी प्लस यहां पे क्या बचेगा, आर इक्वल टू यहां पे 180 डिग्री में से क्या होगा, 90 डिग्री यहां पे घट जाएगा, यानी आईपी प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, 180 में से 90 घटेगा बाबू, क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक आपको स्पष्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हमको कोण आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, उधर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, आईपी उधर आके क्या होगा, घट जाएगा, यानी यहां पे बाबू आर का वैल्यू क्या निकला, 90 माइनस आईपी। तो यहां पे अब हम लोग मान रखेंगे म्यू इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में साइन आईपी है तो हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे साइन आईपी, अब बटे साइन आर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आर के बदले क्या लिखेंगे, 90 माइनस आईपी। 90 माइनस क्या होगा बच्चों, आईपी। तो हमने क्या किया, 90 माइनस आईपी लिख दिया, ठीक है। अब बाबू एक बात बताइए कि म्यू है तो म्यू इक्वल टू है तो इक्वल टू, साइन आईपी ऊपर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आईपी, ठीक है।
बट यहां पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस, और यहां पे क्या होता है, थीटा लिखा जाता है, थीटा की जगह पे क्या है, आईपी है, तो हमने आईपी लिख दिया। अब बाबू एक बात बताइए कि म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो हम लोग लिख देंगे टेन। इसका थीटा क्या है, मतलब कोण क्या है, आईपी है, तो आईपी, और यही हमको निकालना था ना बाबू कि म्यू इक्वल टू टेन आईपी। तो यहां पे साफ साफ लिख दीजिए कि बाबू हमारा क्या आ गया, प्रूफ हो गया ना, म्यू इक्वल टू क्या हुआ, 10 आईपी प्रूफ हुआ। बाबू यही ना प्रूफ करना था हमको, देखिए तो प्रूफ हुआ बाबू, यहां पे सभी बच्चे देखिए कि प्रूफ हुआ। तो यहां पे आप कहिएगा बिल्कुल, ध्रुवण कोण की जो स्पर्श जाया है पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, इसी को हम लोग ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाइए कि दिए गए परिपथ में मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, रिपीट होता है। बाबू ये क्या है, ये बाबू किस नियम से आपको संबंधित लग रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा आई इक्वल टू 0 है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है बाबू, यहां पे इसमें यह दिखाया जा रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पे आने वाली या जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो सबसे पहले बाबू किरचॉफ के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है, 0। अब देखिए कि इसमें धाराएं कौन कौन सी आ रही है। मान लेते हैं ये क्या है, I1 धारा है, ये मान लेते हैं I2 धारा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं I3 धारा है, ये मान लेते हैं I4 धारा है, और इसे हम मान लेते हैं I5 धारा है। यानी अब देखिए कि इसमें धाराएं कौन कौन सी आ रही है। सबसे पहले यहां पे देखिए तो इसमें धारा कौन कौन सी आ रही है, पहले 7 एम्पियर की धारा आ रही है, यानी I1 धारा आ रहा है, प्लस में लिखेंगे। उसके बाद से I2 धारा भी आ रहा है, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। फिर I3 धारा देखिए जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे I3, ठीक है। अब प्लस यहां पे I4 धारा क्या आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। फिर I5 धारा बाहर निकल रहा है, तो इसे हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। अब समझिएगा बाबू, यहां पे मान रखने जा रहे हैं हम। देखिए I1 का मान कितना है, 7 एम्पियर है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 एम्पियर की धारा आ रही है। I2 कितना आ रहा है, 5 एम्पियर की धारा आ रहा है। और बाबू I3 जो है बाबू क्या है, इसका मान क्या दिया हुआ है, माइनस में क्या होगा, I होगा, क्योंकि ये बाबू बाहर निकल रहा है। I4 धारा क्या हो रहा है, 2 एम्पियर का बाबू क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे एम्पियर दे ही देते हैं, एम्पियर की धारा क्या हो रही है बच्चों, आ रही है। और I5 जो धारा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, 3 एम्पियर की धारा बच्चों क्या हो रही है, जा रही है। और इन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो अब देखिए 7 5 यहां पे क्या हो गया, 12। अब 12 को 2 को कितना को हो गया बाबू, यहां पे ध्यान रखना है बाबू, यहां पे 14 को हो गया, यानी प्लस में 14 एम्पियर की धारा आ रही है। अब -3 एम्पियर और 1 एम्पियर, यहां पे क्या हो गया, -4 एम्पियर की धारा बच्चों, यहां पे ध्यान रखना है। यानी यहां पे डायरेक्ट इसको घटा लेते हैं, इस -I को उधर भेज देंगे, और यहां पे क्या बचेगा, -3 एम्पियर, और उधर ये जाएगा तो क्या होगा, I हो जाएगा। तो 14 को में से 3 गो एम्पियर का धारा आप घटाइएगा, 14 एम्पियर में से 3 एम्पियर का धारा, तो कितना एम्पियर बचेगा, 11 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, I। यानी बाबू इसका बीजगणितीय योग क्या निकला, I इक्वल टू कितना निकला, 11 एम्पियर। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि अल्फा किरणों के गुण लिखे हैं। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा किरण के गुण क्या क्या है। तो अल्फा किरण के गुण क्या क्या है, तो अल्फा किरण के निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, तो वास्तव में अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि वास्तव में अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब देखिए ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर आप फोटो खींचेंगे वहां पे अल्फा किरण रहेगा, तो फोटो क्या होगा, धुंधला आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, अल्फा किरण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं। इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफी कम होती है, क्योंकि प्रकाश का चाल अगर वायु या निर्वात में देखें तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये किरणें जो होती है ना, प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है, लगभग बोला जाए तो 1/10वां भाग कम होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अल्फा किरण का चाल प्रकाश के चाल से कितना गुना कम होता है, कितना भाग कम होता है, तो 1/10वां
भाग क्या होता है बाबू, कम होता है। अल्फा किरण की वेदन क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है, वहीं गामा किरण की वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, यह भी याद रखना है। ये किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकृत करती है, यानी ये जब गैस में बाबू प्रवेश करती है तो ये क्या करती है, बहुत तीव्र आयनीकृत कर देती है, ये भी आपको स्पष्ट रखना है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से बाबू यहां पे ध्यान में रखना है। द अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली ए हीलियम न्यूक्लियस, मीनिंग इट यहां पे कांस्टेंट 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यतिकरण के बारे में हमने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में जब अध्यारोपित होती है, जब 2 या 2 से अधिक आवृत्ति की तरंगें क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक आवृत्ति की तरंगें क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक आवृत्ति की तरंगें समान कला में समान दिशा में जब अध्यारोपित, यहां पे क्या हुआ, अध्यारोपित हुआ, यानी जब वो मिलती है तो क्या होता है बाबू, व्यतिकरण की घटना होती है। याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में जब अध्यारोपित होती है, मिलती है, तो उस घटना को ही क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में जब अध्यारोपित होंगी, मिलेंगी, तो उस घटना को क्या कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे। विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण तरंग, मतलब याद रखना है, जब प्रकाश की तरंग वायुमंडल में कण के साथ, है ना, याद रखना है, संपर्क करती है तो यह कोनों से क्या होता है, मुड़ जाता है। या आप इसको काट के दूसरा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी रास्ते से गुजरता है तो उसके रास्ते में छोटा सा धूल कण आ जाता है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है ना, यानी प्रकाश की तीखी कोण से मुड़ने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश की तीखी कोण से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है बाबू, विवर्तन की घटना कहलाती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है बाबू, समान या असमान चौड़ाई के हो सकते हैं, जबकि विवर्तन पट्टियां कभी एक चौड़ाई की नहीं हो सकती है, यह भी याद रखना है, ठीक है। तरंगों के अध्यारोपण से क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें जब अध्यारोपित होती है, जब मिलती है, तभी ये क्या होगा बाबू, व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी। और प्रकाश या अन्य तरंगों की तरंग प्रकृति के कारण क्या होता है, ये बच्चों उत्पन्न होता है। जब इनके राह में क्या होता है, कोई छोटा सा कण आ जाता है, धूल कण आ गया, प्रकाश की तीखी कोण से मुड़ गए, तो उसी घटना को हम लोग विवर्तन कहेंगे। याद रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ले लीजिए। अब देखिए, समस्थानिक एवं संभारिक से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समस्थानिक या संभारिक से आप क्या समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को मन में यह डाउट होगा कि समस्थानिक क्या होता है गुरुजी और संभारिक क्या होता है। आज के बाद से दिक्कत नहीं होगा। समस्थानिक क्या होता है कि किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उस तत्व को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके नाभिक में क्या हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, क्या हो, प्रोटॉन समान होगा और न्यूट्रॉन जो होगा बाबू क्या होगा, असमान होगा। बाबू न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, असमान होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक, है ना। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे ये सी है प्यारे बच्चों, इसका क्या है, यहां पे ध्यान में रखना है कि यहां पे है 17, क्लोरीन का 17 है, ठीक है। यहां पे Cl रहेगा ना, क्लोरीन यहाँ पे L रहेगा, ठीक है। क्लोरीन का यहाँ पे क्या है, 17, है ना। तो इसका यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। Z कितना दिया हुआ है, 17। तो हमने क्या बताया कि जो Z होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जितना Z होगा उसमें उतना प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इस 17 में से क्या होगा बच्चों, इस 35 में से क्या होगा, 17 गो प्रोटॉन होगा, लेकिन बाबू यहाँ पे क्या होगा, 18 गो न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसमें अलग है ना, इसमें भी देखिए प्यारे बच्चों वही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 गो ही प्रोटॉन, 137 में क्या होगा, जितना परमाणु क्रमांक रहेगा यानी P = 17 ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितने हो गए बाबू, तो यहां पे याद रखना है 19 गो न्यूट्रॉन हो गया। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, इसमें भी प्रोटॉन समान, इसमें भी प्रोटॉन समान, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बाबू यहां पे संभारिक क्या है, ऐसे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग संभारिक कहते हैं। यानी जिसका परमाणु क्रमांक, याद रखना है,
अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो, जिसका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, यानी Z का मान क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन जो भार हो वो क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। समभारिक, जिसका भार समान हो, यानी क्या होगा, देखिए जिसका परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन बाबू देखिए भार जो है यानी परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक समान है। आर्गन का ले लीजिए, क्रिप्टॉन का ले लीजिए बाबू, के का, पोटेशियम का, यहां पे क्या हो रहा है 40 और यहां पे क्या हो रहा है, इसका भी 40 हो रहा है, यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार एकदम क्या है, एक समान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक। समभारिक, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्लोरीन होगा Cl, ठीक है, को यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखिए। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को कहा जाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। बाबू प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपको पता है ना क्या होता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यह है कि जो प्रकाश है ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश, याद रखिएगा कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। और प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है कितना होता है, इक्वल टू h न्यू होता है, यही होता है। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हमने आपको कई बार पढ़ा रखा है, कई बार थ्योरी में, कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। और प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, h न्यू होता है, जहां पे ये जो h होगा ना, ये प्लांक नियतांक होगा, और न्यू जो होता है ये आवृत्ति होता है। ये बाबू इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, या इसी को हम लोग प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से यहां पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए फटाफट। चलिए आगे बढ़िए कि लेजर किरणों के गुण एवं उसके उपयोगों को लिखे। कि लेजर किरणों के गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेजर किरणें की गुण की बात करें तो लेजर प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी होता है। सबसे पहले ये सेंटअप में भी आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में कि कौन एक वर्णी होता है, तो लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। ये अति काला संबंध होते हैं, ये अति क्या होते हैं, दिशात्मक भी होते हैं। यानी लेजर क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है ना। ये अति काला संबंध होते हैं, ये अति दिशात्मक होते हैं। और लेजर की बात किया जाए तो हीरे में छोटे छोटे छिद्र करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। लेजर स्टील प्लेट को भी छेद सकता है। हीरा सबसे कठोर होता है ना, उसको भी छेदने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। और चिकित्सा विज्ञान यानी डॉक्टरी लाइन में भी इसका क्या होता है बच्चों, उपयोग होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाइए कि कार्यफलन क्या है, अथवा किसी धातु के कार्यफलन को परिभाषित करिए। बाबू कार्यफलन हमने क्या कहा है, कार्यफलन को हम लोग फाइन नोट से सूचित करते हैं। आपको बता दिया है ना कि कार्यफलन क्या है। तो आपको पता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने पढ़ा दिया था बच्चों, ध्यान में रखिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने क्या पढ़ाया था कि मान लेते हैं क्या है कि ये धातु का सतह है, ठीक है। अब धातु है बच्चों तो इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, रुकिए, क्या होगा बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। धातु है तो बाबू धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं क्या है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू आपको पता है कि प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। तो बाबू जब प्रकाश फोटोन जब आता है ना, प्रकाश बाबू याद रखना है कि ऊर्जा के बंडलों के रूप में जब चलता है, तो मान लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। और मान लेते हैं कि इस फोटोन पे ये आके, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे आके ये आपतित हुआ, यानी क्या करता है, अपना फोटोन जो होता है ना, अपना सारा का सारा ऊर्जा किसको दे देगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। जब ऊर्जा मिलेगा तो ये ऊर्जा अपने दो भागों में क्या करेगा, विभक्त करेगा, दो भागों में खर्चा करेगा। पहला भाग क्या होता है, ठीक सतह तक आने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को ठीक सतह तक आने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है बच्चों, उसी को हम लोग बाबू याद रखना है कि कार्यफलन कहते हैं। यानी कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ठीक सतह तक आने के लिए। यानी कार्यफलन क्या होगा कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बाहर निकलने में जितना ऊर्जा वो खर्च करता है, यानी ठीक सतह तक आने के लिए। ये मान लेते हैं कि बाबू प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। मान लेते हैं कि फोटोन का कण आया और इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा, तो ये फोटोन क्या करता है कि अपना पूरा का पूरा ऊर्जा क्या करता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है। जब
ऊर्जा मिल जाती है तो इसको बाबू क्या करता है कि ये अपना ऊर्जा को दो भागों में बांटता है। पहला ऊर्जा क्या करता है, कार्यफलन के रूप में बाबू यहां पे क्या करता है ठीक सतह तक आने के लिए बाबू ऊर्जा खर्च करता है, उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं, जिसे फाइन नोट से सूचित करते हैं। फिर ये क्या करता है, उत्सर्जित होता है और धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। और सोडियम का यहाँ पे सीडियम का याद रखना है कि 2 यहाँ पे 1,4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक बाबू यहाँ पे उदाहरण भी हम आपको लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए 25 का द्विआधारी तुल्यांक बाबू, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम स्पेशल ये बाबू क्लास हो रहा है तो छोड़िएगा मत। देखिए 25 का द्विआधारी निकालना है तो सबसे पहले द्विआधारी निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे बाबू सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 25 आएगा तो आपके 12 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, प्लस 1 जोड़ दीजिएगा तो 25, 12 दूनी 24, 1 25, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो बाबू 12 आएगा, 6 बार पढ़ेंगे तो 2 6 12, फिर यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तभी तो 12 रहेगा ना। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, फिर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू 6 होगा। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, नहीं आएगा तो 2 एकम 2, फिर प्लस 1 जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 जोड़ेंगे। यानी इसको लिखने का सही तरीका हम आपको बता देते हैं, नीचे से लिखा जाता है, यहां से स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर यहां से स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर यहां से स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर यहां से स्टार्ट होगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 1 1 है ना, 1 1 0 0 0 0 1, और ये क्या हो गया बच्चों द्विआधारी है, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, और बाबू बोला गया है कि परिणामी अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है ना कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है ना, जो बाबू लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी सिद्धांत पे कार्य करने वाला डिवाइस है जो बाबू उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के सिद्धांत पे कार्य करता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये ट्रांसफार्मर है तो क्या होता है कि बाबू प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी में क्या होता है, फेरों की संख्या बाबू ध्यान में रखना है कम होता है, मतलब कम होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा किसी और का लग गया लेकिन बाकी छोड़ दीजिए। यानी ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उच्च धारा को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में, याद रखना है कि उच्च धारा को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न धारा पर उच्च वोल्टता में तथा निम्न धारा पर उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को अधिक धारा पर निम्न वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और इसी में से 2025 में क्वेश्चन आया था, इसी में से आया था बाबू, याद रखना है। यानी ऐसे में लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है, जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में परिणामी अनुपात क्या होता है, परिणामी अनुपात को हम लोग आर से सूचित करते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, प्राइमरी यानी बाबू याद रखना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी एनएस, सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परिणामी अनुपात। परिणामी अनुपात क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या यानी एनएस सेकेंडरी तथा प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या एनपी, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परिणामी अनुपात कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ये क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से डिनोट करिए, याद रखिए। चलिए कि दो समान धन आवेशों के निकाय के बगल में विद्युत बल रेखाएं खींचे। बाबू दो क्या है, समान धन विद्युत आवेश है। सबसे पहले क्या है, धन विद्युत आवेश है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, धन विद्युत आवेश ही ना लेंगे। तो हमने क्या किया, धन विद्युत आवेश लिया। यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है। आपको पता है कि सजातीय आवेश है, तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना। तो ये क्या करेगा बाबू, इसकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेगी और भागेगा इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बच्चे, प्रतिकर्षण होगा। ये क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दो समान धन आवेश है, तो समान में क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। यानी क्या हो रहा है बच्चे, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से अलग भागेगा। और वहीं यहाँ पे क्या होगा, इसकी भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, दूर भागेंगे इससे। क्यों, क्योंकि दोनों में समान है और दोनों समान धन आवेश है, तो समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और असमान होगा तो क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। ये भी आपको पता है। तो बाबू यहाँ पे इस प्रकार से खींच दीजिएगा, ये क्या होगा, एक दूसरे से मुंह फुलाएगा और इधर उधर भागेगा। तो ये बाबू आप लोग इस प्रकार से खींच दीजिए, मिल गया 2 नंबर, मिल गया, हो गया काम, मिल गया।
चलिए आगे बढ़िए कि संधारित्रों की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले कि समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होता है। बाबू हमने आपको बताया कि C इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है K एप्सिलॉन नॉट A, है ना, के एप्सिलॉन नॉट, यहां पे ध्यान में रखना है ए बटे में क्या होता है डी होता है, और ये क्या होता है बाबू, इसकी धारिता होती है। तो आप एक बताइए कि ये जो धारिता होती है किस पे, सी समानुपाती हो रहा है प्लेटों के क्षेत्रफल पे, और ये जो सी समानुपाती हो रहा है क्या हो रहा है बाबू, कोई भी पारावैद्युत पदार्थ के, और सी ये व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है क्या, प्लेटों के बीच की दूरी के। तो बाबू किन्हीं दो का पूछा है तो आप लिख सकते हैं, तीनों हम बता देते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। समानांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता उसमें उसके पारावैद्युत पदार्थ की क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर हम प्लेटों के बीच कोई भी पारावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। अब लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इसके बीच की दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इसके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बाबू धारिता घट जाएगी। तो कोई भी दो लिख दीजिए, यानी किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पे क्या करती है, निर्भर करती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पे धारिता भी क्या होती है, बढ़ती है, और यह इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, सी समानुपाती ए लिख दिए हैं हम। प्लेटों के बीच की दूरी की बात करें तो क्या होता है, सी व्युत्क्रमानुपाती होता है प्लेटों के बीच की दूरी के। अगर हम बीच की दूरी बढ़ाएंगे क्या होगा, धारिता घट जाएगी। यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, तथा बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि ये क्या होती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे एक बार बोलिए कि यस सर हम इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करिए, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाबू जितने भी सारे बच्चे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रोज सुबह आइए हमारे साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही रहता है। तो अब बाबू हमने थ्योरी करा दिया है, तो अब सब्जेक्टिव की बारी है। रोज सुबह में क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव का क्लास होगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।